हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआरबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 करेंगे। फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम ईसीजीसी की जो वेरियस पॉलिसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड देखो, पहले पार्ट में हमने रिस्क क्या होते हैं, वेरियस रिस्क इंटरनेशनल ट्रेड में, वो हमने पढ़ लिया था। फिर दूसरे पार्ट में हमने ईसीजीसी के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाया था। फिर 1964 में इसी को चेंज करके 1964 में इसी को चेंज करके उन्होंने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कहा, और गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में करके ईसीजीसी लिमिटेड कर दिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन भी अब नहीं कहते हैं। ओके, पहले नाम था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, लेकिन अब ईसीजीसी लिमिटेड कहने लगे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये सारी बातें हमने समझ ली थी। प्लस हमने ये भी समझा था कि ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये बैंक को क्या प्रोवाइड करते हैं, गारंटी प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से। तो जो ईसीजीसी आपके एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वेरियस पॉलिसी ऑफर करते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC आपको पॉलिसी ऑफर करता है कि आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो या जीवन लाभ स्कीम लेना चाहते हो, कौन सी स्कीम लेना चाहते हो। तो उसी तरीके से ईसीजीसी भी डिफरेंट टाइप की स्कीम ऑफर करता है, पॉलिसी ऑफर करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है। डिपेंडिंग अपॉन कि जो सेलर है उसकी सिचुएशन कैसी, उस हिसाब से वो पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है। तो फ्रेंड्स देखो, जो ईसीजीसी पॉलिसी ऑफर करता है उसमें वो दो तरीके के रिस्क को कवर करता है मेनली, एक कमर्शियल रिस्क को और दूसरा पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे फ्रेंड्स कि कमर्शियल रिस्क क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, कमर्शियल रिस्क क्या होता है, इधर आपका सेलर है, इधर आपका बायर है। ठीक है, अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब हम कमर्शियल रिस्क कहेंगे। जो बायर है वही बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं देने के लिए, तो ये भी इस रिस्क को कवर करेगा कमर्शियल रिस्क में। दूसरा, जो बायर है उसने गुड्स तो ले लिया, आपने यहाँ से कोई सामान भेजा अपने देश से और उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पेमेंट ही नहीं कर रहा है, जो उसे नॉर्मली 4 महीने के अंदर अंदर कर देनी चाहिए, लेकिन वो पेमेंट कर ही नहीं रहा है, तो इस रिस्क को भी कवर करेगा। उसके अलावा एक और होता है रेपुडिएशन। रेपुडिएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मना कर देना, अस्वीकार कर देना। मतलब यहाँ से गुड्स गया, लेकिन उस गुड्स को जो है बायर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोल दिया कि ये जो गुड्स है आपका ये अच्छा नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके के जो ये 2-3 रिस्क हैं फ्रेंड्स, उसे ही कमर्शियल रिस्क कहते हैं। और अगर इंश्योरेंस की इनकी ईसीजीसी की पॉलिसी रहेगी तो ये रिस्क कवर होते हैं। मतलब कहने का, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे देने के लिए बचा ही नहीं उसके पास में कुछ भी, बैंकरप्ट हो चुका है। दूसरा, बायर ने गुड्स तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो उसके बदले में पैसे देने थे उसको यूजुअली जो 4 महीने में मिल जाने चाहिए ड्यू डेट से, वो दिया नहीं उसने। तो दूसरा यानी कि पैसा सामान चला गया लेकिन डॉलर नहीं आया, वो भी रिस्क हो गया। और तीसरा रेपुडिएशन वाला रिस्क होता है, जिसमें बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो बोलता है कि जो है मतलब हम इसमें वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोल देगा कि जो गुड्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, तो रेपुडिएट कर देगा, अस्वीकार कर देगा। जो आपका सामान यहाँ से आपने इंडिया से लाद करके अमेरिका तक पहुँचा तो दिया, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, गुड्स जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारा आपका कमर्शियल रिस्क में कवर होता है। फिर आता है आपका दूसरा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में क्या फ्रेंड्स कवर होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो विदेश, मतलब यहाँ पर बायर हो गया, इधर सेलर हो गया, सेलर मान लीजिए हमारा इंडिया में है, इधर यूएस में जो है आपका बायर हो गया। तो जो इधर बायर है, जो बायर की कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट ने क्या किया, उठा करके एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब आप रेमिटेंस नहीं कर सकते। यदि आप मान लीजिए आयरन रॉड वगैरह इंपोर्ट करेंगे, तो इसके बदले में जो आपको पैसे पे करने हैं बायर सेलर को, वो आप पे नहीं कर सकते। इस तरीके की जो है एक तरीके से इन्होंने पॉलिटिकली, मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक रूल लगा दिया जिसकी वजह से वो जो बायर है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या गवर्नमेंट ने कोई एक सर्टेन एक्शन ऐसा ले लिया है जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि एक्सपोर्ट होगा, मतलब हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। मान लीजिए इंडिया से हम मान लीजिए एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए आपका शुगर एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो शुगर एक्सपोर्ट करते थे किसी एक देश को, मान लीजिए फ्रांस को। अब फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडिया से जो शुगर की इंपोर्टिंग है उसको बैन कर देते हैं। तो अगर बैन कर देगा मतलब पॉलिटिकल रिस्क अराइज हो गया। मतलब कहने का, चीनी इतनी सारी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो यहाँ से देश से निकल भी चुकी है, या नहीं निकली तो हमारे पास में स्टॉक लग चुका है, और अब बायर मना कर रहा है कि हम तो खरीद ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सरकार ने हमें मना कर दिया है। तो इस तरीके का जो रिस्क है वो पॉलिटिकल रिस्क होता है फ्रेंड्स, और उसे ये कवर करते हैं। उसके अलावा एक और बात होती है, जैसे युद्ध छिड़ जाए,
है ना, या रिवोल्यूशन क्रांति हो जाए या सिविल डिस्टर्बेंस हो जाए, लोग आपस में लड़ने लगे, तो इस तरीके की वजह से गवर्नमेंट जो है वो आपका रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। ओके, उसके अलावा एक न्यू लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सामान गुड्स है, मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल था अभी रिसेंटली पैरासीटामॉल पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि चूंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो हम जो है आपको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे पैरासीटामॉल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कि पैरासीटामॉल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गई तो उस केस में भी जो है आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। या लाइसेंस की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, न्यू इंपोर्ट लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, मतलब इस सर्टेन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हम जो है लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, या जो वैलिड लाइसेंस था, वैलिड लाइसेंस था इंपोर्टर के पास में, वो सामान मंगवाने के लिए उसके पास एक लाइसेंस था कि हाँ ठीक है आप उस देश से ये मेडिसिन मंगवा सकते हो, लेकिन उस लाइसेंस को ही जो बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया उठा करके, तो उस केस में भी ये मंगवा नहीं सकते हैं। तो ये जो रिस्क होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके पॉलिटिकल रिस्क हो गए, मतलब कहने का पॉलिटिशियन जो डिसीजन की वजह से अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ता है तो वो पॉलिटिकल रिस्क हो जाते हैं। जैसे उस देश की सरकार कोई ऐसा रूल लगा दे कि अब जो है आप रेमिटेंस नहीं कर सकते, अपने देश से पैसा भेज नहीं सकते, सामान मंगवा लो पर पैसा भेज नहीं पाओगे तो भी सेलर को दिक्कत हो जाएगी। या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया जिसमें पेमेंट ही ब्लॉक हो गई या डिले हो गई, एक्सपोर्ट होना ही बंद हो गया, है ना, तो ये वार या रिवोल्यूशन क्रांति वगैरह या फिर जो है सिविल आपस में लोग लड़ रहे हैं, उनकी वजह इन बातों की वजह से उन्हें ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर लाइसेंस में भी जो नए लाइसेंस हैं वो हमने सर्टन कंडीशन लगा दी कि हम लाइसेंस तभी देंगे जब आपका ये 500 करोड़ का टर्न होगा, काइंड ऑफ इस तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, या फिर कैंसिल ही कर दिया। जो इंपोर्ट लाइसेंस था वैलिड था पहले, उसको कैंसिल ही कर दिया कि अब ये भैया वैलिड नहीं रहा है। तो ये जो सारे हो गए आपके फ्रेंड्स पॉलिटिकल रिस्क हो गए। तो जो ईसीजीसी की पॉलिसी होती है वो आपके कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क को कवर करती है। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये ईसीजीसी की पॉलिसी होती है वो कुछ रिस्क को कवर नहीं करती हैं। तो कौन कौन से रिस्क? कमर्शियल डिस्प्यूट रेज्ड बाय बायर, अगर बायर जो आपका बायर है जहां पर जिस देश में आप भेज रहे हो अमेरिका में, वहां का जो बायर है अगर वो कमर्शियल डिस्प्यूट या झगड़ा रेज कर देता है तो वो जो है आपका कवर नहीं करती है पॉलिसी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन मिल सकता है कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट है वो क्या ईसीजीसी की पॉलिसी में कवर होता है? तो नहीं कवर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। काजेज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स है उसके जो प्रॉपर्टी है उसमें ही है कि वो खराब हो सकता है। जैसे मान लीजिए सब्जी भेजनी है, मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड जो है 3 दिन तक सब्जी फ्रेश रहती है, लेकिन अब किसी वजह से शिप जो है रास्ते में फंस गया और यूएस पहुंचने में उसे 6 दिन लग गए, तो अब इसमें क्या होगा, जो वेजिटेबल है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। अब 6 दिन बाद जो ये रिस्क अराइज हुआ एक तरीके से, भाई जो जिसने एक्सपोर्ट किया था, मान लीजिए 10 टन सब्जी जो है एक्सपोर्ट की थी तो वो वहाँ पहुँच तो गई लेकिन सड़ गई है, तो अब ये रिस्क जो है आपका ईसीजीसी कवर नहीं करेगा, ये एक्सपोर्टर को ही बियर करने पड़ेगा, क्योंकि गुड्स की प्रॉपर्टी ही ऐसी है। जैसे एक आप आइसक्रीम खरीदते हो, अगर उसको घर तक ले जा रहे हो, रास्ते में गर्मी पड़ी और वो पिघल गई, तो इस तरीके की जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये आइसक्रीम की प्रॉपर्टी की, अगर वो गर्मी पाएगी तो पिघल जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ों को ये कवर नहीं करते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया बायर के साथ, ये कवर नहीं करेंगे। और गुड्स की ऐसी प्रॉपर्टी है, इसका ऐसा नेचर है कि वो जो है खराब होगा, डिस्टर्ब होगा, तो उसे भी ये कवर नहीं करते हैं। या यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया आपने सामान को और बायर ने अपनी कंट्री में उसे जो है प्रॉपर परमिशन ही नहीं मिल पाई कि वो इस गुड्स को एक्सपोर्ट पर अपने उतरवा ले। अब अगर ऐसी परमिशन या अथराइजेशन उसको नहीं मिलती है तो बायर फेल कर गया है, तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपोर्टर को ये रिस्क झेलना पड़ेगा। इस रिस्क को जो है ईसीजीसी कवर नहीं करेगा। कहने मतलब ये हो कि आपको मेक श्योर करना होगा कि बायर जो है अथराइजेशन और परमिट वहाँ से फाइंड कर ले जो आप उनके पोर्ट वगैरह पर लोग रहते हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन रिस्क, एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी डॉलर जब आपने भेजा तो 60 रुपये का है, कल को चल करके डॉलर 55 रुपये का है, तो इस रिस्क को भी ईसीजीसी कवर नहीं करता है। ईसीजीसी अपनी जेब से पैसे नहीं पे करेगा, डॉलर का जो दाम है आपको वही मिलेगा। जो डॉलर का दाम है जब पेमेंट होगी उसी डॉलर उतने रुपये पर ही होगी। डॉलर 40 का है तो 40 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, डॉलर 50 का है तो 50 रुपये के हिसाब से मिलेगी। ऐसा नहीं कि 50 रुपये से डॉलर 40 रुपये हो गया तो ईसीजीसी आपको कवर करके दे देगा कि चलिए 10 रुपये हम अपनी जेब से डालेंगे, तो ये वाली कवर भी नहीं देता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये देखा कि कमर्शियल डिस्प्यूट अगर हो जाता है किसके साथ, बायर जो है कमर्शियल रिस्क रेज करता है तो हम कवरेज नहीं देता ईसीजीसी। अगर गुड्स खराब हो गया, सब्जी सड़ गई, आइसक्रीम पिघल गई, तो उसको भी कवर नहीं करेगा। या बायर अपने जो है अथॉरिटी से जो है अथराइजेशन लेटर फाइंड करने में ही परेशान रह गया, नहीं कर पाया कि मतलब जो शिप में सामान वहां तक गया लेकिन उतार नहीं पा रहा है क्योंकि अथराइजेशन ही नहीं मिली है कि इस सामान को यहाँ एक्सपोर्ट पर उतारो, अपने फैक्ट्री तक ले जाओ, उसका अथराइजेशन ही नहीं है, तो वो भी ये कवर
नहीं करेगा। उसके बाद में डॉलर की जो कीमत है वो जैसे फ्लक्चुएट होगी रुपए के पैरेलल में, उसी हिसाब से पेमेंट होगी, फ्लक्चुएशन को ये कवर करते नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें ये दो क्वेश्चन फ्रेंड्स, कमर्शियल डिस्प्यूट रेज बाय बायर और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क, ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एमसीक्यू में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। फेलियर ऑफ एक्सपोर्टर टू फुलफिल, अब क्या हुआ कि एक्सपोर्टर ने जो टर्म्स और कंडीशन थी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफिल नहीं की, तो इसको भी आपका ईसीजीसी कवर नहीं करता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि फ्रेंड्स ईसीजीसी की जो पॉलिसी होती है वो दो चीज़ों को, एक कमर्शियल रिस्क को और दूसरा पॉलिटिकल रिस्क को कवर करती है। और ये सर्टन 4-5 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, जिसमें अगर बायर जो है डिस्प्यूट रेज कर दे, कमर्शियल डिस्प्यूट कर दे तो वो नहीं, अगर गुड्स जो है अपने आप ही खराब हो जाते तो वो नहीं, या अथराइजेशन नहीं मिलता है बायर को उसके कंट्री में तो वो, और फ्लक्चुएशन रेट जो है मतलब एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन, तो ये सब कवर नहीं करते हैं। तो आगे फ्रेंड्स जब हम ईसीजीसी की पॉलिसी पढ़ेंगे तो अगर मैं कहता हूं कि थ्री थिंग्स, तो थ्री थिंग्स का मतलब ही समझ लीजिएगा, कहने मतलब कमर्शियल रिस्क कवर होगा, पॉलिटिकल रिस्क ये पहली चीज़ हो जाएगी, ये दूसरी चीज़ हो जाएगी, और तीसरी चीज़ आपकी हो जाएगी ये पूरा का पूरा की क्या चीज़ कवर नहीं करता है फ्रेंड्स। ओके, अब ईसीजीसी पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए काफ़ी सारी ईसीजीसी की पॉलिसी हैं, जैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड पॉलिसी वो पॉलिसी है फ्रेंड जो स्टैंडर्ड है, मतलब कहने का हर एक पर अप्लीकेबल होती है, कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिसी ले सकता है, और ये शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट के लिए जो है कवर प्रोवाइड करती है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट के लिए कवर प्रोवाइड करती है। इसके 4 टाइप हैं। देखिए, एक शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये हुआ कि जिसमें दोनों कवर कर लें, कमर्शियल और पॉलिटिकल हमने कवर कर लिया, दोनों रिस्क कवर किया, तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव कह देंगे। और शिपमेंट में अगर पॉलिटिकल रिस्क केवल लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल होगा, दूसरा वाला नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, तो शिपमेंट हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल रिस्क और प्लस पॉलिटिकल रिस्क दोनों कवर हो रहे हैं। अच्छा, शिपमेंट हमने कहा है फ्रेंड, तो डेट ऑफ शिपमेंट से होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ये शब्द है इसी से क्लियर हो जाएगा। शिपमेंट का मतलब ये हुआ कि हमें डेट ऑफ शिपमेंट से बात करनी है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये हुआ कि कमर्शियल रिस्क प्लस पॉलिटिकल रिस्क दोनों कवर होंगे। दूसरा इसी में शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क। अब कोई चाहता है कि हमें कमर्शियल जो है रिस्क नहीं कवर करवाना है, तो कोई बात नहीं, आप जो है पॉलिटिकल रिस्क वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉलिसी अवेलेबल है। तो शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल ही कवर होगा, इसका मतलब कमर्शियल कवर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। शिपमेंट का मतलब हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, जिस डेट को शिपमेंट होगी वहीं से इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में तीसरा देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव। अब कुछ चेंज नहीं है फ्रेंड्स, देखो ये शिपमेंट है तो डेट ऑफ शिपमेंट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतना ही फर्क है, बाकी दोनों पॉलिसियाँ एक जैसी हैं। शिपमेंट में भी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, मतलब डेट ऑफ शिपमेंट से आपको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल दोनों कवरेज देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब हुआ इसमें भी पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल दोनों मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट कहने की वजह से डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ये इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा, शिपमेंट से नहीं। जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट होगा बायर और सेलर के बीच में, उसी डेट से ही इंश्योरेंस लागू हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी सिर्फ अगर आप कमर्शियल नहीं लेना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप पॉलिटिकल वाला ले लीजिए, हमारा ये जो है सस्ता पड़ेगा एक तरीके से। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पॉलिसी स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल कवर होगा, कमर्शियल रिस्क कवर नहीं होता है। अगर आपको कमर्शियल रिस्क कवर करवाना है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क वाली पॉलिसी हमारी ले लीजिए फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें जो कवरेज है वो कितने परसेंट लेता है फ्रेंड्स? 90%। ईसीजीसी जो एक्सपोर्ट होगा उसका 90% लेगा, बाकी का 10% जो है एक्सपोर्टर को वियर करना पड़ेगा। 90% कवरेज ये देगा। और फिर इसमें फ्रेंड्स मैंने 3 थिंग्स लिखा है, तो 3 थिंग्स आपको हो पाए क्लियर हो गया होगा। पॉलिटिकल रिस्क प्लस कमर्शियल रिस्क, और जो चीज़ें नहीं कवर करते हैं, जो चीज़ें ये कवर नहीं करते हैं, ये तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स। ओके, तो जब मैं 3 थिंग्स लिखूंगा तो उसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि कमर्शियल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बात हो रही है, और प्लस पॉलिसी डू नॉट कवर फॉलोइंग रिस्क, ये सारे भी इस रिस्क में नहीं कवर होंगे। मतलब कहने का कि अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क क्या स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर होगा? तो नहीं कवर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 थिंग्स लिख दिया, इसका मतलब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क नहीं कवर होगा। अब इसमें तो फ्रेंड्स देखो 3 थिंग्स में मैंने पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल दोनों लिखा हुआ है, लेकिन अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट ये वाली है, कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिटिकल वाली, तो इसमें कमर्शियल नहीं है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। ऐसा जरूरी नहीं कि 3 थिंग्स में आप इसको कह दो कि सर यहाँ पर पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल और प्लस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ये सब नहीं कवर होता। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, इसको मैंने लैंग्वेज को सरल करने के लिए ऐसा किया हुआ है। स्टैंडर्ड पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट को कवर करेगा, किसको करेगा? शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट को कवर करता है। ये 4 टाइप की हो गई आपकी। शिपमेंट का मतलब हुआ कि डेट ऑफ शिपमेंट से एप्लीकेबल होगा इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल, पीसी, पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल दोनों। पॉलिटिकल रिस्क लिख दिया तो इसका मतलब कमर्शियल अपने आप खत्म हो गया। शिपमेंट कहा तो डेट ऑफ शिपमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कहा तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉम्प्रिहेंसिव कहा इसका मतलब फिर से पीसी, पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल।
कॉमर्शियल। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट में पॉलिटिकल कह दिया, इसका मतलब कॉमर्शियल अपने आप हट गया, और कॉन्ट्रैक्ट कहा तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो गया। हमने ये भी समझ लिया कि इसमें जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 90% मैक्सिमम में फ्रेंड्स आपको ये 90% ही कवरेज प्रोवाइड करेंगे। प्लस ये डू नॉट कवर करते हैं, तो डू नॉट कवर में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर है कमर्शियल डिस्प्यूट रेज करेगा तो वो नहीं, अगर गुड्स खुद ही खराब हो गए तो उसको भी नहीं कवर करेंगे, बायर को अपनी कंट्री में ऑथराइजेशन नहीं मिली, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हो गया, या एक्सपोर्टर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो ये सब कवर नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में एक स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी आती है फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी जो थी वो सभी को ऑफर की जा रही थी। अब स्मॉल एक्सपोर्टर जो पॉलिसी है वो उनके लिए है जो ऐसे एक्सपोर्टर जिनकी अगले 12 महीनों में, ध्यान दीजिएगा 12 मंथ अहेड, मतलब आने वाले 12 महीनों में अगर उनका टोटल एक्सपोर्ट 50 लाख से ज़्यादा ना हो, 50 लाख से ज़्यादा ना हो, तो उसे फ्रेंड्स हम एक स्मॉल एक्सपोर्टर कहते हैं, और ऐसे ही एक्सपोर्टर को ये पॉलिसी ऑफर की जाती है, स्मॉल एक्सपोर्टर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब कहने का पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि स्मॉल एक्सपोर्टर की डेफिनेशन क्या होती है, आने वाले 12 महीनों में उसका जो टोटल जो है एक्सपोर्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख। अगर ऐसा है तो उसे हम स्मॉल एक्सपोर्टर कह देंगे। ये 12 महीने के लिए इशू हो जाती है, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए इशू हो जाती है। यहाँ पर 3 थिंग्स का मतलब फिर से वही समझ लीजिए कि पॉलिटिकल रिस्क कवर होगा, कमर्शियल रिस्क कवर होगा, और प्लस जो रिस्क कवर नहीं होते हैं वो यहाँ पर कवर नहीं होंगे। तो 3 थिंग्स ये हो गई फ्रेंड्स आपकी। स्मॉल एक्सपोर्टर का मतलब हुआ ऐसा एक्सपोर्टर जो 12 महीने के अंदर में 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर, मतलब जो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, टर्नओवर उसका एक्सपोर्ट का 50 लाख से ज़्यादा नहीं, तो उसे स्मॉल एक्सपोर्टर कह दीजिए। अब ये स्पेशली स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी फ्रेंड्स इसलिए बनाई गई है कि कोई एक्सपोर्टर ऐसा इसकी 50 लाख से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होना ही नहीं है तो वो ऐसी पॉलिसी ले लेगा, इसमें उसको थोड़ा सा रिवेट मिल जाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड पॉलिसी लेगा इसकी जगह पर तो ये सबके लिए है, चाहे 5 करोड़ का बिजनेस हो और चाहे 5 लाख रुपए का बिजनेस हो। तो इसी वजह से स्मार्ट एक्सपोर्टर पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है। ओके, तीसरी पॉलिसी फ्रेंड्स हम देखते हैं स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी। तो स्पेसिफिक शिपमेंट का मतलब ये हो कि हर एक शिपमेंट जा रहा है, एक जहाज पर सामान लदा, इसका हमने इंश्योरेंस करवा लिया, उस तरीके का ये स्पेसिफिक शिपमेंट वाली पॉलिसी होती है। अब इसमें खासियत ये होती है कि ये 180 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होती है, 180 डेज मतलब मोटा मोटा 6 महीने के लिए होती है, जबकि हमने यहाँ पर देखा था ये कितने दिन के लिए होती है, 12 महीनों के लिए होती है। तो ज़्यादातर पॉलिसियाँ फ्रेंड्स आपकी 12 मंथ के लिए ही होती हैं, ज़्यादातर पॉलिसी आपकी 12 मंथ के लिए हैं और ज़्यादातर 90% कवरेज देती हैं। लेकिन ये वाली पॉलिसी स्पेसिफिक शिपमेंट वाली, ध्यान रखिएगा, ये 180 दिन के लिए ही होती है फ्रेंड्स। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकता है। तो 60 टर्म का क्रेडिट होगा, 180 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं, स्पेसिफिक शिपमेंट वाले में। अब इसमें क्या है, ये कवर अंडर दीज पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द शिपमेंट मेड आर टू बी मेड टू द एक्सपोर्टर टू ए बायर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस ऐसी जो पॉलिसी होती है इसमें जो एक्सपोर्ट होना है या होने वाला है या हो चुका है, उन सभी को हम कवरेज करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। तो हम स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी में याद रखेंगे कि ये 180 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होती है फ्रेंड्स। स्पेसिफिक शिपमेंट का मतलब वो जहाज़ पर एक सामान लादा, हमने एक जहाज़ ला दी और इसका इंश्योरेंस करवा दिया। ओके, तो ये अब चूंकि अब मान लीजिए आपने साल भर में 100 जहाज़ भेजने हैं, तो आपके लिए ऐसी पॉलिसी लेना अच्छा है जो सभी को कवर कर दे। लेकिन अगर मान लो आपको साल भर में 2 ही जहाज़ पर सामान लाद करके केवल 2 बार ही भेजना है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि हम अब पर्टिकुलर जो है शिपमेंट का करवाएं ताकि हमें बेनिफिट उसका मिल पाए। एक्सपोर्ट्स स्पेसिफिक बायर पॉलिसी फ्रेंड्स, स्पेसिफिक बायर पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के आपके एक्सपोर्टर नहीं होते हैं फ्रेंड्स, उनको जो है ये स्पेसिफिक बायर, कोई एक बायर है जिसी को ये सामान भेजते रहते हैं, उसी को केवल ये गुड्स भेजते रहते हैं मान लीजिए। तो एक पर्टिकुलर बायर के लिए अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है तो उसे एक्सपोर्ट्स पॉलिसी स्पेसिफिक बायर कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, स्पेसिफिक बायर का मतलब सिर्फ एक ही बायर है जिसके लिए ये पॉलिसी इशू हो जाती है। दो बायर के लिए, 3 बायर के लिए ये पॉलिसी इशू नहीं होती है, एक ही बायर स्पेसिफिक बायर के लिए इशू होगी। अगर 2-3 बायर हैं तो आपको हर एक के लिए पॉलिसी इशू करवानी टाइप का हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, स्पेसिफिक बायर पॉलिसी हो गई। बायर्स एक्सपोजर पॉलिसी, तो बायर्स एक्सपोजर पॉलिसी क्या होती है, दिस पॉलिसी डिजाइन फॉर लार्ज एक्सपोर्टर। जो लार्ज एक्सपोर्टर होते हैं फ्रेंड्स उनको कवरेज देता है, मतलब जिनका टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़ 200 करोड़ या 500 करोड़ है, उस टाइप के लोगों के लिए ये होती है। जब ये जो है आप एक तरीके से समझ लीजिए छोटे एक्सपोर्टर के लिए होती है। एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी है यहाँ पर ये बायर एक्सपोजर पॉलिसी है दोनों बायर से रिलेटेड ही, लेकिन ये जो है लार्ज एक्सपोर्टर के लिए होती हैं। अब ये 2 टाइप की होती है पॉलिसी फ्रेंड्स। एक तो ऐसी होती है जो स्पेसिफिक बायर को कवर करती है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दो, स्पेसिफिक बायर के लिए ऑलरेडी थी यहाँ पर, लेकिन ये छोटे आप समझ लीजिए छोटे जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए थी स्पेसिफिक बायर वाली। यहाँ पर जो है ये बड़े एक्सपोर्टर के लिए है
स्पेसिफिक बायर के लिए भी है और ऑल बायर के लिए भी अवेलेबल है। इसके दो वेरिएंट अवेलेबल है। वहाँ सिर्फ एक वेरिएंट अवेलेबल था सिर्फ स्पेसिफिक बायर के लिए। ये क्या कर रहे हैं कि दो तरीके के दे रहे हैं। आप ऐसे करो कि एक पर्टिकुलर बायर को कवर करवा लो, या सारे बायर, आपके 10 बायर हैं तो उनको भी हम कवर कर देंगे किसमें, बायर एक्सपोजर पॉलिसी के अंडर में। उसके बाद में अगर मान लो कि जो है 10 बायर हैं तो 10 के लिए 10 पॉलिसी इशू की जाती हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है फ्रेंड्स। और ये कितने समय के लिए होती हैं, 12 महीने के लिए होती है। तो मैंने बताया आपको कि लगभग ज़्यादातर जो है पॉलिसियाँ 12 महीनों के लिए हैं, ठीक है। तो बायर एक्सपोजर पॉलिसी क्या होती है, ये लार्ज एक्सपोर्टर के लिए होती है। और ये जो है दो तरीके का ऑफर होती है। एक तो किसी पर्टिकुलर बायर को आप रिस्क में कवर करवा लीजिए, या सारे बायर को आप रिस्क में कवर करवा लीजिए, और ये 12 महीनों के लिए होती है। उसके बाद में एक्सपोर्ट टर्न ओवर पॉलिसी होती है फ्रेंड्स, आपकी एक्सपोर्ट टर्न ओवर पॉलिसी। अब ये किन को ऑफर की जाती है फ्रेंड्स, ये ईसीजीसी उन लोगों को ऑफर करता है जो साल भर में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा कमीशन दे देते हैं ईसीजीसी को। ध्यान रखिएगा, जो ईसीजीसी को 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा प्रीमियम या कमीशन दे देते हैं ईसीजीसी को, उन्हें ही एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी दे दी जाती है। इस पॉलिसी में इनको फ़ायदा ये हो जाता है कि इनको जो है एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं प्रीमियम में, क्योंकि आप साल भर में हमको 10 लाख रुपए से ज़्यादा ईसीजीसी को कमा करके दे रहे हो, तो इसलिए आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसी पॉलिसी एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी उनको मिलती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ जो 10 लाख रुपए हैं ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। कितना कमीशन या प्रीमियम आप ईसीजीसी को दे रहे हो उस बात से रिलेटेड है। 10 लाख क्या लिमिट है, 10 लाख आप ईसीजीसी को कितने रुपए दे रहे हो उस बात के लिमिट से डिसाइड हो रहा है। जबकि स्मॉल एक्सपोर्टर के बारे में हमने देखा था, तो क्या देखा था, स्मॉल एक्सपोर्टर किसे कहते हैं, जिसका अगले 12 महीनों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर ना हो। लेकिन यहाँ टर्नओवर की बात हो रही थी स्मॉल एक्सपोर्टर में। यहाँ पर ये जो 10 लाख रुपए ये टर्नओवर या एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है। कितना आप जो है ईसीजीसी को कितना जो है कमीशन या प्रीमियम देते हो उसकी बात हो रही है। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी होती है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अगर साल भर में कोई कस्टमर ईसीजीसी को पे कर रहा है प्रीमियम के तौर पर, तो उसे एडिशनल डिस्काउंट देती है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। और ये भी कितने दिन के लिए वैलिड होती है फ्रेंड्स, तो 12 महीनों के लिए ही वैलिड होती है। फिर एक पॉलिसी आती है फ्रेंड्स आपकी आईटी इनेबल्ड सर्विस पॉलिसी सिंगल कस्टमर। तो साइट्स सिंगल कस्टमर, एस का मतलब सिंगल कस्टमर, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ई फॉर इनेबल्ड, एस फॉर सर्विसेज। ओके, तो साइट्स का फुल फॉर्म होता है सिंगल कस्टमर, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनेबल्ड सर्विसेज। ओके, तो ईएस साइट्स इसीलिए लिखते हैं। इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। तो आईटी इनेबल्ड पॉलिसी, जैसे आपकी टीसीएस कंपनी हो गई या जो है आपकी इन्फोसिस वगैरह जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, अगर वो किसी मान लीजिए उनको कोई सर्विस एक्सपोर्ट करनी है और यहाँ पर जो बायर है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर ये चाहते हैं कि जो हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसका हम जो है इंश्योरेंस करवा दें, तो उस केस में ये आपकी पॉलिसी आती है। कौन सी, आईटी इनेबल्ड पॉलिसी फॉर सिंगल कस्टमर आपकी आती है। अब देखिए सभी लगभग 12 महीनों के लिए ही वैलिड है, तो ये भी 12 महीने के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये इकलौती पॉलिसी है जो 80% ही कवरेज प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर पॉलिसियाँ 90% कवरेज प्रोवाइड करती हैं और 12 महीनों के लिए होती हैं। तो लेकिन ये जो है तो 12 महीने के लिए, लेकिन ये कवरेज जो है 80% का देती है। कितने परसेंट का, 80% का। तो ये ध्यान रखिएगा 80% का कवरेज। और एक और देखिएगा, आपको याद होगा शिपमेंट स्पेसिफिक वाली, जो शिपमेंट वाली थी जिसमें पानी में जहाज पर सामान लदने के बाद इंश्योरेंस होता था, वो फ्रेंड्स केवल 180 दिन के लिए होता है। क्योंकि सामान जो है जहाज में पानी में होकर जाएगा, तो आप मान लीजिए हम ये मान कर चलते हैं कि 6 महीने में ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए ये 6 महीने के लिए ही वैलिड होती है। यहाँ पर आपको याद रखने का कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक शिपमेंट वाली जो पॉलिसी थी वो केवल जो है आपकी 180 दिन के लिए ही थी। ये वाली स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी जो थी वो 180 दिन के लिए थी। शिपमेंट मतलब एक जहाज पर जो सामान लदा उसका ही इंश्योरेंस करवा दिया, तो ये मान लेते हैं कि हम 180 दिन के अंदर सामान खराब नहीं होता, इसलिए ये पॉलिसी 180 दिन के लिए होती है। बाकी ज़्यादातर पॉलिसियाँ फ्रेंड्स 12 महीनों के लिए होती हैं। और ज़्यादातर पॉलिसियाँ 90% इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती हैं। ईसीजीसी 90% कवरेज देता है और 10% एक्सपोर्टर को खुद बियर करना पड़ता है। लेकिन अगर ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बात करें हम, तो इसमें सिंगल कस्टमर के लिए तो ये जो है 80% ही कवरेज देती है। नोटिस करने वाली बात जो थी वो ये थी कि ये सिर्फ 80% कवरेज देगी और ये 12 महीनों के लिए ही वैलिड होती है। तो 12 महीनों के लिए लगभग सभी वैलिड हैं, कवरेज 80% का है। अब यहाँ पर एक फ्रेंड्स नया कॉन्सेप्ट आता है, एनसीबी, नो क्लेम बोनस।
तो फ्रेंड्स होता क्या है, अगर मान लीजिए ये जो आपकी पॉलिसी है वो आपने ले ली, लेकिन आपने कोई क्लेम नहीं किया, पूरा साल बीत गया, 12 महीने बीत गए और आपने कोई मतलब कोई रिस्क राइज ही नहीं हुआ, किसी ने कभी डिफ़ॉल्ट ही नहीं किया, और अगर ऐसा होता है कि आपने कोई क्लेम ही नहीं डाला, तो उस केस में 5% से लेकर के 50% तक का बोनस जो है आपको प्रोवाइड करता है ईसीजीसी। कौन प्रोवाइड करेगा? ईसीजीसी। नो क्लेम बोनस मिलता है 5% से लेकर के मैक्सिमम 50% तक देता है, लेकिन उस केस में देगा जब आप कोई क्लेम ना करें, कोई आप मतलब कोई भी क्लेम आपने रेज नहीं किया। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस जब आप करवाते हैं, मान लीजिए बैंक से आपका 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, अब मान लीजिए साल भर में आपने एक भी बार जा करके हॉस्पिटल में दिखाया नहीं, कभी हॉस्पिटलाइज कोई हुआ ही नहीं आपके फैमिली से, तो उस केस में बैंक ने कहा कि इन्होंने साल भर में नो क्लेम किया हुआ है, कोई क्लेम ही नहीं किया है। तो अगर कोई क्लेम नहीं किया है तो इनको जो है 5% लेकर के 50% तक का डिस्काउंट जो है प्रीमियम में हम दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आप सबको समझाया है। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि आपने कोई क्लेम नहीं किया है, कोई पैसा डिमांड नहीं किया है, ईसीजीसी को कुछ पे नहीं करना पड़ा है, तो उस केस में वो 5% से और अधिकतम 50% तक आपको जो है इंश्योरेंस वो बोनस प्रोवाइड कर देते हैं। तो साइट्स में हमने समझ लिया, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए होता है, 12 महीनों के लिए होता है, 80% का कवरेज देता है फ्रेंड्स, और उसके बाद में 5% से लेकर मैक्सिमम 50% तक का नो क्लेम बोनस रहता है फ्रेंड्स। ये जो मैंने रेड मार्क किए हैं ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा, ये काम आएंगे। फिर आता है सबसे लास्ट पॉलिसी हमारी फ्रेंड्स, पॉलिसी फॉर एसएमई सेक्टर। एमएसएमई में ही एसएमई कहा गया है, एस स्मॉल एंड क्या होता है फ्रेंड्स? माइक्रो, स्मॉल एंड माइक्रो। वैसे एमएसएमई होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम होता है, तो ये स्मॉल एंड मीडियम हो गया, एसएमई हो गया, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होती हैं उनके लिए इंश्योरेंस है। तो फ्रेंड्स ईसीजीसी जो है आया, ये पॉलिसी 4 जुलाई 2008 को आई थी, ये ज़्यादा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 12 महीनों के लिए वैलिड है, जो कि कॉमन है सबके लिए, और कवरेज भी 90% का है, तो ये भी कॉमन है, 90% का कवरेज और 12 महीने के लिए पॉलिसी, ये कॉमन है। मैक्सिमम में यही फ्रेंड्स है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है उनको ध्यान रखिएगा। ये एसएमई सेक्टर के लिए है, एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? जो माइक्रो आपका स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए बनाई गई है, माइक्रो के लिए नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि माइक्रो का जो बिजनेस होता है इतना बड़ा नहीं होता कि वो एक्सपोर्ट वगैरह करें, तो इसलिए स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए होता है ये। और ये 12 महीने के लिए वैलिड है और 90% का इंश्योरेंस कवरेज होता है। 90% का मतलब मैंने आपको समझा दिया, 90% ईसीजीसी। मान लीजिए 1 लाख रुपए का रिस्क होता है तो 90,000 रुपये ईसीजीसी देगा और 10,000 रुपये एक्सपोर्टर को ही वियर करना पड़ेगा। तो एसएमई सेक्टर के लिए पॉलिसी होती है, 12 महीनों के लिए होती है, 90% का कवरेज होता है। उसके बाद में हमने आईटी इनेबल्ड में साइट्स का फुल फॉर्म देखा, सिंगल कस्टमर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए, ये 12 महीने के लिए होती है, इसमें कवरेज 80% है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल एकलौती पॉलिसी है जो 80% कवरेज देती है। ये ऐसे याद रखिएगा, टीसीएस जो आईटी से रिलेटेड वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको 80% ही कवरेज दिया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स एक बात नोटिस करिएगा कि बाकी सभी जगहों पर हम गुड्स को जो है इंश्योरेंस दे रहे हैं, यहाँ पर हम सर्विस को इंश्योरेंस देते हैं। किसको देते हैं? सर्विस को इंश्योरेंस देते हैं, गुड्स को नहीं देते हैं। ओके, तो इसलिए ये 80% ही कवरेज प्रोवाइड करता है। होती ये भी 12 महीने के लिए है। इसमें हमने नो क्लेम बोनस, एनसीबी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि अगर जो है आपने कोई क्लेम नहीं लॉन्च किया तो 5% से लेकर के 50% तक का बोनस आपको जो है इंश्योरेंस आपके प्रीमियम पर मिलता है। तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद एक्सपोर्टर टर्नओवर पॉलिसी केवल उनको मिलती है। ये आपसे पूछा जाएगा एक्सपोर्टर टर्नओवर पॉलिसी किनके लिए वैलिड है? तो जो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा रुपए का प्रीमियम पे कर देते हैं ईसीजीसी को, उनको वैलिड होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिख देंगे कि क्या 10 लाख रुपए का टर्नओवर है तब होगा, या 10 लाख रुपए ईसीजीसी को प्रीमियम किया तो वो होगा। तो जो प्रीमियम पे करने वाला है वो लेना है। और वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम की 12 महीने है, तो ये भी 12 महीने हो गई। उसके बाद में बायर्स एक्सपोजर पॉलिसी में हमने देखा कि बायर एक्सपोजर पॉलिसी ये बड़े एक्सपोर्टर के लिए होता है। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो स्पेसिफिक बायर के लिए ले लीजिए या फिर सारे बायर के लिए आप ले लीजिए, है ना। तो ये भी 12 महीनों के लिए ही वैलिड होती है। कितने दिन के लिए? 12 महीनों के लिए ही वैलिड होती है एक्सपोर्टर स्पेसिफिक बायर पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी बायर ही है और यहाँ पर भी वही पॉलिसी ऑफर हो रही, बस ये लार्ज एक्सपोर्टर के लिए है, ये लार्ज एक्सपोर्टर के लिए नहीं है। ओके, ये पर्टिकुलर बायर के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट को जो है इंश्योरेंस देता है। एक्सपोर्ट बायर वाइज पॉलिसी शॉर्ट टर्म, इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में बायर वाइज पॉलिसी शॉर्ट टर्म, बायर वाइज
पॉलिसी शॉर्ट टर्म होता है फ्रेंड्स। ओके, तो एक्सपोर्टर बायर वाइज पॉलिसी हो गई। फिर हमने स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, मैंने आपको बताया था नॉर्मली सभी 12 महीनों के लिए हैं, लेकिन ये इकलौती है स्कीम जो 180 दिन के लिए है। स्पेसिफिक शिपमेंट मतलब जहाज पर लाद दिया, स्पेसिफिक जो शिपमेंट हो रहा है उसी का इंश्योरेंस आपने करवा दिया। मान लीजिए आपको साल भर में 100 जहाज भेजने हैं, तो तब तो फिर ठीक है, आप बड़ी पॉलिसी करवा लो, लेकिन साल भर में 2 ही जहाज पे सामान लाद करके हमें भेजना है, तो फिर ये ज़्यादा अच्छी पॉलिसी रहेगी। तो 180 दिन के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, स्पेसिफिक शिपमेंट के लिए यूज होती है। स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में मैंने आपको बताया, स्मॉल एक्सपोर्टर किसको कहते हैं? ऐसा एक्सपोर्टर जिसकी अगले आने वाले 12 महीनों में, ध्यान रखिएगा बीते हुए 12 महीनों की बात नहीं हो रही, आने वाले साल में जिसके अगले 12 महीनों में अगर टोटल एक्सपोर्ट का टर्नओवर जो है 50 लाख या 50 लाख से अधिक नहीं होता, यानी 50 लाख तक होता है, ये प्रोजेक्टेड होता है फ्रेंड्स। देखिए आने वाले 12 महीनों में हमें कैसे पता? तो एक प्रोजेक्शन लगाई जाती है कि हाँ 12 महीनों में मेरा जो टर्नओवर है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होगा। तो अगर प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा का नहीं है तो उसे स्मॉल एक्सपोर्टर कहते हैं, और ये भी वैलिडिटी 12 महीने के लिए होती है। और 3 थिंग्स वाली बात मैंने आपको समझा ही दी थी। तो स्मॉल एक्सपोर्टर की पॉलिसी लेने का फायदा ये होता है कि इसको ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और स्टैंडर्ड पॉलिसी तो फ्रेंड्स ऐसी पॉलिसी जो सबको ऑफर की जाती है। आपको ईसीजीसी के पास इंश्योरेंस करवाने जाना, वो आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफर कर देंगे। अब स्टैंडर्ड पॉलिसी में भी 4 वेरिएंट ऑफर करते हैं। अगर आप शिपमेंट वाली लोगे तो डेट ऑफ शिपमेंट से इंश्योरेंस लागू होगा। अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगे तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लागू होगा। और अगर आप शिपमेंट वाली लेते हो और कॉम्प्रीहेंसिव लोगे तो वो जैसे होता है नहीं, आपको जो है डिश टीवी के रिचार्ज में कि सर अगर आप ये वाला रिचार्ज लेंगे तो आपको कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल दोनों कवर कर देंगे, अगर आप ये वाला रिचार्ज लेंगे तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल करेंगे। तो बस फ्रेंड्स ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। शिपमेंट में कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब पीसी, पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल, और अगर जो है पॉलिटिकल केवल लिखा है तो इसका मतलब कमर्शियल हटा दीजिए। यहाँ पर भी कॉम्प्रीहेंसिव मतलब पीसी, पॉलिटिकल कमर्शियल दोनों, और पॉलिटिकल केवल लिखा है इसका मतलब कमर्शियल हटा दीजिए। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि कब पी प्लस सी लेना है और कब केवल पी लेना है, वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। शिपमेंट का मतलब ये हुआ कि डेट ऑफ शिपमेंट से ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इंश्योरेंस वैलिड कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो ये हमने यहाँ पर ढेर सारी बातें समझ ली हैं फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन फ्रेंड्स एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्या कमर्शियल डिस्प्यूट जो बायर रेज करता है वो कवर होता है पॉलिसी में? नहीं होता। क्या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कवर होता है? नहीं होता। गुड्स जो है अपने इनहेरेंट नेचर की वजह से, या उसकी नेचर ही ऐसी थी, सब्जियां जो है 6 दिन बाद पहुंची और वो ख़राब हो गई, क्या ये इंश्योरेंस में कवर होगा? इसी में तो नहीं कवर होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो